2-3 मिनट और रुकेंगे, फिर चालू कर देंगे हम लोग। आदित्य, सोनाली एंड लता, रेडी? यस भैया। कूल। सो चालू करें ठाकुर? ठीक है, वी कैन स्टार्ट। इट्स Okay. 4:10 ऑलरेडी। या ज़्यादा वेट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी 70 पार्टिसिपेंट्स हैं, डोंट नो कि 100 कब होंगे। विल बिगिन। Okay, so hello everyone. Am I audible properly? Yes, भैया. Yes, भैया. Okay, chalo. So let's begin this first workshop on making an RC model plane. So slides सब clearly दिख रहे हैं तुम्हें? जी भैया. हाँ भैया. Yes, भैया. यस भैया, दिख रहा है। ठीक है. Okay, so पहले what is an RC aircraft? कोई कुछ कहना चाहेगा? क्या होता है ये? RC का फुल फॉर्म क्या है? कुछ वैसे? रिमोट कंट्रोल। Remote control. Yes, correct. So basically एक RC aircraft वो होता है जो it has the dynamic characteristics जो एक real aircraft को mirror करते हैं और उसे हम एक handheld transmitter या controller से control करते हैं, और एक receiver होता है उस मॉडल में जो उस info को receive करके it translates it into what we need the plane to do. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि what are the forces on a plane. यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 4 फोर्सेस तो दिख रहे होंगे. ये बेसिक फोर्सेस है जो हमेशा एक्ट करेंगे, which is lift, thrust, weight and drag. हर प्लेन का एक अपना वेट होगा, ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी तो उसके वजह से वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करता है. सो इन ऑर्डर टू काउंटरएक्ट दैट, क्योंकि हम उड़ना चाहते हैं, we have the wings which create lift in the upward direction. Drag is produced due to air resistance. You can't basically just freely move through the air. Air resistance होता है. उसको counteract करने के लिए हम thrust produce करते हैं. तो अब आप लोग बता सकते हैं thrust कौन सा part produce करता है एक plane का? प्रोपेलर, Motor, engine, propellers, engine मतलब. Yes, बिल्कुल correct. जो propellers या फिर jet engine या जो भी है वो thrust produce करता है जो आगे push करता है plane को. अब ये एक चीज है कि drag produce क्यों होता है, आपको कोई आइडिया है? Air friction. Air resistance. हाँ, एयर रेजिस्टेंस होता है. विस्कोसिटी सुना होगा आप लोगों ने? यस भैया, Yes. Yes. पता है. हाँ, तो विस्कोसिटी होता है. That produces drag. हाँ, अगर डिजाइन पैरामीटर्स पे भी काफी डिपेंड ज्यादा अगर करता है. एरिया है तो ड्रैग ज्यादा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट. अगर स्ट्रीमलाइन नहीं है तो फिर ड्रैग प्रोड्यूस होगा ज्यादा. So these are all the basic forces that are present on any and every plane. All right? भैया सब. हाँ पूछो. भैया, हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं और विस्कस ड्रैग बोलते हैं, वो डिफरेंट होते हैं या फिर सेम ही चीज होते हैं?
सिमिलर ही पकड़ सकते हो, विस्कस ड्रैग इज अ पार्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि देखो व्हाट आई विल से इज दैट अगर तुम एक फ्लैट प्लेट को एयर के थ्रू मूव कर रहे हो, उस पे विस्कस ड्रैग से ज्यादा प्रेशर ड्रैग होता है कि उसके सामने वाला जो एयर है वो सीधा आके ठोक रहा है उस प्लेट को। कैन यू गेट माई पॉइंट? हाँ, yes. In that case, it is not more of a viscous drag but pressure drag because you need to push the air out of the way. तो वैसे होता है, ये सब तुम लोग सीखोगे आगे हम जैसे बढ़ेंगे। So अभी तक सबको क्लियर? Yeah, yes, भैया. Okay. So next are the basic parts of an RC plane. तो जैसे देख सकते हो हर RC प्लेन के ये बेसिक्स होते हैं। There is the wing. पॉइंटर दिख रहा है ना भैया? हाँ पूछो। हेलो भैया वो हम लोग के बिजनेस क्लब का एक वर्कशॉप चल रहा था तो थोड़ा लेट ज्वाइन किए, तो ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं ना छूटा है? नहीं, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, बस बेसिक फोर्सेस ही बोला मैंने। लिफ्ट होता है, ड्रैग होता है, वेट होता है, थ्रस्ट होता है, बस उतना ही हुआ है अभी। भैया मुझे एक चीज कंफर्म करना है। ठीक है भैया, ये सुनिए। अभी आप स्क्रीन पे मतलब जस्ट एरो IIT-BHU वाराणसी ही शो कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे फोर्सेस भी शो कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ एन आरसी प्लेन का स्लाइड दिख रहा होगा अभी। Yes, भैया। हाँ भैया दिख रहा है। बाकियों को दिख रहा है? अच्छा, जिसका लैग कर रहा है ट्राई टू लीव द मीट एंड जॉइन अगेन, ठीक है? ओके, सो पॉइंटर दिखना है और पीपीटी शेयर होगी क्या? ये हम लोग लिख लें कि पीपीटी शेयर करेंगे आप लोग? हम पीपीटी शेयर कर देंगे आपको, कोई इशू नहीं है उसमें। और ये ज्यादा डिटेल भी नहीं है, ये एकदम बेसिक्स है, ठीक है? यू विल गेट मोर डिटेल्ड मटेरियल लेटर। तो अभी आराम से जस्ट टेक इट ऑल इन, ऑलराइट? ओके भाई, ठीक है। पॉइंटर दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ भैया। यस भैया दिख रहा है। सो ये जो पार्ट है इसे हम विंग कहते हैं। इस पे तुम्हारे एलरॉन्स एंड बहुत सारे कंट्रोल सर्फेसेस होते हैं, वो ज़्यादा डिटेल में है। फिर फ्यूसेलाज आता है नेक्स्ट पार्ट, विच इज़ द सेंटर वन ओवर हियर। इस पे तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अटैच होते हैं। तुम्हारा विंग अटैच होता है, तुम्हारा प्रोपेलर एंड इंजन अटैच होता है, लैंडिंग गियर अटैच होता है, रियर के जो स्टेबलाइजर्स है वो अटैच होते हैं। ये पीछे वाला पार्ट पूरा टेल कहलाता है। इसमें तुम्हारा वर्टिकल स्टेबलाइजर एंड द हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर ये आते हैं। इनमें एलिवेटर्स एंड रडर्स होते हैं। वो क्या काम करते हैं हम आगे देखेंगे। एंड लास्टली यू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आजकल की दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। एलरॉन्स को कैसे मूव करोगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू होता है। एलिवेटर्स एंड रडर्स को भी इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू मूव करवाते हैं। अभी we'll look into what the wing is. So सभी को ये तो पता ही होगा कि a wing is responsible for generating the lift for the aircraft. It is one of the most important parts in any plane. उसके बिना उड़ेगा ही नहीं। सिर्फ इंजन लगाओगे वो आगे भागेगा, लेकिन ऊपर नहीं उड़ने वाला है वो। And an important aspect of a wing is that the cross section of a wing is known as an airfoil. ये जो शेप तुम लोगों को अभी दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, ब्लैक कलर का दिख रहा है सभी को? हाँ भैया। इसे हम एक एयरफॉइल कहते हैं, ठीक है? दिस इज अ स्पेशल शेप which generates the lift and the geometry of the shape determines the amount of lift which is generated. इस पिक्चर में तुम लोगों को ये जो लाइंस दिख रहे होंगे वो सब एयर फ्लो है। How the air flows around this airfoil, इधर ऐसे vortex type structures create होते हैं। ये सब डिटेल में तुम लोग देखोगे आगे। Now we come to an important aspect which is airfoil nomenclature. तो nomenclature में जैसे एक airfoil के बहुत सारे properties होंगे and we need ways in which we can universally discuss them कि this is named this, that is named that, इस property को ये कहते हैं। So
अब ये जो बेसिक शेप है एयरफॉइल का सभी को दिख रहा है? हेलो? यस भैया। यस? हाँ जी भैया दिख रहा है। भैया ये जो फ्रंट पार्ट है जहां पर मेरा पॉइंटर है, इसे हम कहते हैं नोज या फिर लीडिंग एज ऑफ द एयरफॉइल। ये जो पीछे वाला पार्ट है इसे हम ट्रेलिंग एज ऑफ द एयरफॉइल कहते हैं। द लेंथ फ्रॉम द लीडिंग एज टू द ट्रेलिंग एज, एकदम आगे वाले पॉइंट से एकदम पीछे वाले पॉइंट तक, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। राइट? इतना क्लियर है? यस भैया। Okay. यस भैया। Now, if you draw a line which joins the leading edge to the trailing edge, एक straight line draw करोगे, उसे chord line कहा जाता है। ठीक है? सभी को ये part understand हुआ? यस भैया। Okay. Yes, bhai. एक चीज देखो कि अगर ये जो एयरफॉइल है, ठीक है, अगर ये बहुत कर्व्ड होता, ऐसे शेप का कुछ ज्यादा ही कर्व्ड होता, so it is possible the chord line might come out of the airfoil का shape, but it goes from the leading edge to the trailing edge. तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes, bhai, I got it. हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है? ओके, भैया गुड। ये समझ में नहीं आया। या अच्छा, अभी ये सोचो, देखो लेटर सी होता है वो ना कर्व। हमारा, सी लेटर, हाँ उसका जो ओपन साइड है तुम उसे नीचे के तरफ कर दो तो बेसिकली एक अपवर्ड फेसिंग सेमी सर्कल कह सकते हो। हाँ भैया। तो तुम उसके लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को उसके राइट मोस्ट पॉइंट से अगर ज्वाइन करोगे, दैट इज बेसिकली द डायमीटर टाइप ऑफ वो बन जाएगा। समझ रहे हो? हाँ ये ठीक है, तो अगर वो एयरफॉइल उतना कर्व्ड है तो इट इज पॉसिबल कि तुम्हारा वो जो कॉर्ड लाइन है वो उसके बाहर हो सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज कंपलसरी कि कॉर्ड लाइन एयरफॉइल के अंदर ही रहे। ऑलराइट? लेकिन भैया वो जो कॉर्ड लाइन है वो तो जैसे स्ट्रेट होता है ना, हाँ, स्ट्रेट होता है। तो फिर वो बाहर कैसे हो जाएगा? अभी मैंने जो तुम्हें सी का शेप बोला उतना बहुत ज्यादा कर्व्ड, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है। वैसे टाइप का अगर एक एयरफॉइल हुआ, उसका लीडिंग एज एंड ट्रेलिंग एज तुम जब ज्वाइन करोगे, कॉर्ड लाइन एक स्ट्रेट ही लाइन है, लेकिन वो एयरफॉइल के अंदर कब गया उसमें? वो हाँ ठीक है समझ गया। हाँ वो जाएगा बाहर। हाँ सही बात है। ठीक आ है। गया। हाँ नेक्स्ट वी हैव थिकनेस। सो थिकनेस विल बी एक वर्टिकल लाइन which is perpendicular to the chord line और जहां पर maximum distance हो top surface and bottom surface के बीच में। Next you have the mean camber line. अब mean camber line को तुम ऐसे कह सकते हो कि हर पॉइंट पे टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस का जो मिडल पॉइंट है उसे तुम जब पूरे एयरफॉइल के अलोंग ज्वाइन करते करते जाओगे, जो लाइन बनेगा उसे मीन केम्बर लाइन कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? हाँ भैया। नहीं अच्छा, केम्बर लाइन सुनो, ये टॉप सरफेस है, ठीक है, पकड़ लो मेरा पॉइंटर अभी यहां पर है, ठीक है, ये टॉप सरफेस पे ये पॉइंट है एंड फिर एकदम उसके वर्टिकली नीचे ये पॉइंट आता है ऑन द बॉटम सरफेस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मिडल पॉइंट है, दैट इज द एवरेज और द मीन, वहां पर तुम एक पॉइंट बनाओ जो इधर आएगा। इतना समझा? हाँ भैया। अब ऐसे हर पॉइंट अलोंग दिस सरफेस, एट एवरी पॉइंट यू डू द सेम थिंग। तो इधर एक पॉइंट मिलेगा, इधर एक पॉइंट मिलेगा, इधर एक पॉइंट मिलेगा, इधर एक पॉइंट मिलेगा, ऐसे मिलते मिलते जो एक लाइन बन जाएगा, दैट इज द मीन केम्बर लाइन। ठीक है? हाँ भैया। Okay, so chord line and
जो मीन केम्बर लाइन का मोस्ट डिस्टेंस पार्ट पे जितना डिस्टेंस होता है उसे केम्बर कहते हैं, राइट? समझ में नहीं आया, मतलब मोस्ट डिस्टेंस सबसे ज्यादा जहां पर होगा, मतलब जैसे ये वाले पॉइंट पे कम है। हाँ मतलब हाँ। कैम्बर लाइन और मीन कॉर्ड लाइन और मीन कैम्बर लाइन उसके बीच का मैक्सिमम हाँ, डिस्टेंस, तो उसे केम्बर कहेंगे। ये स्लाइड सभी को अच्छे से समझाना, क्योंकि ये बहुत रेफर होता है। तुम जो भी मटेरियल देखोगे उसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे। यस भैया। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एंगल ऑफ अटैक पे। सो व्हाट इज एंगल ऑफ अटैक? हमने ये जो इंट्रोडक्टरी लिया था उसमें भी कहा था, तो किसी को याद है? विंग और जो विंड होती है उसके बीच विंग में। और एयर के बीच का एयर एंगल। के बीच का एंगल। अच्छा, सो यू आर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। ठीक है, विंग का जो कॉर्ड लाइन होता है, कॉर्ड लाइन, उसका एंगल विथ द रिलेटिव विंड, नॉट द विंड, दैट इज द एंगल ऑफ अटैक। मतलब अब बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ये जो कॉर्ड लाइन है, ये वाला कॉर्ड लाइन, उसका एंगल विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज द एंगल ऑफ अटैक, बट दैट इज नॉट ट्रू। The angle that the chord line makes with the relative wind, अब relative wind ऐसे भी हो सकता है कि वो थोड़े एंगल पे हो प्लेन के। It's not compulsory that the wind is completely horizontal. ये पार्ट समझ रहे हैं? relative wind with respect to aircraft. Yes, with respect to the aircraft or with respect to the wing. Okay. ठीक है, सभी को समझ रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, तो अब एक विंग में लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है और ड्रैग फोर्स जनरेट होता है, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, जैसे हम वेक्टर्स में देखते हैं, वो एक फाइनल रिजल्टेंट फोर्स बनता है। तो एक विंग में ये लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाते हैं, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं, एंड वी कैन से दैट द लिफ्ट generated by a wing is acting at that point. जैसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास डिफाइन करते हैं, एक पूरे सिस्टम का सारा वेट या फिर मास अगर मैं एक पॉइंट पे रखूं तो वो कहाँ पे होगा, वैसे ही ये सेंटर ऑफ प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। सो यू कैन अज्यूम कि सेंटर ऑफ प्रेशर पे ऑल द लिफ्ट इज एक्टिंग, which makes it easier for calculations, right? भैया तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं? हाँ, क्या कह रहे थे, सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं? तो देखो इस डायग्राम में जहां पर लिफ्ट एंड ड्रैग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और नहीं तो हम जब काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एंड वी कैन कंप्यूट इट यूजिंग कैलकुलेशन इन कंप्यूटर्स, मैटलैब, या फिर जैसे भी सिम्युलेट कर सकते हैं हम कैड पे, बहुत मेथड्स होता है। ठीक है, ये इसमें जैसे लिखा है कि मतलब ड्रैग फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, तो इज इट ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, और आपने बस एक एग्जांपल है, ओवरऑल ड्रैग कैसे एक्ट करेगा हवा में, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल अभी के लिए। और एक सवाल पूछना था कि ये जो लिफ्ट फोर्स एयर के बाउंसी फोर्स से भी लग सकता है? लिफ्ट फोर्स एयर के बाउंसी फोर्स से? बाउंसी फोर्स, ये क्या? उस पे अभी आ रहे हैं, he'll explain you about the theories जिससे अच्छा लिफ्ट हाँ, क्रिएट हो रहा है। लिफ्ट उस पे आ कैसे रहा है। क्रिएट होता है उसके थियोरीज आएंगे आगे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ठीक है भैया, सेंटर ऑफ प्रेशर कॉर्ड लाइन पे होना जरूरी है? मोस्टली रहता है, बट देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस। ऑलराइट, ओके भैया। ओके, सो नाउ कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रीमलाइन। तो तुम में से किसी को पता है स्ट्रीमलाइन क्या होता है?
तो tangent से the tangent of the streamline at a particular location shows the direction of wind or fluid. Shows the direction or velocity, yes, वो एक सही है. So we define it actually कि अगर तुम एक फ्लो में इमेजिनरी पार्टिकल्स रख देते हो, वो कौन सा पाथ फॉलो करेंगे उसे हम एक स्ट्रीमलाइन कहते हैं. और जैसे तुम्हें से किसी ने कहा अभी, उसका ये प्रॉपर्टी होता है कि एट एवरी पॉइंट ऑन अ स्ट्रीमलाइन अगर तुम टैंजेंट निकालोगे you will get the velocity at that point. Streamlines का एक important property होता है कि mass does not cross across streamlines. They will never intersect with each other. So जैसे इधर pictures में तुम देख सकते हो, ये जो blue line है, that is a streamline. किसी का mic open है? प्लीज देख लीजिए अपना. ओके, सो स्ट्रीमलाइंस का यूज क्या होता है कि जैसे सभी को ये वाला दिख रहा है येलो स्ट्रीमलाइंस जिसमें है. ओके, सो इमेजिन इफ ये स्फीयर नहीं होता अभी इधर, तो सारे स्ट्रीमलाइंस एकदम पैरेलल होते हैं और सभी हॉराइजॉन्टल एंड स्ट्रेट होते हैं. सही, उतना समझ रहे हैं? हाँ भैया. So when you immediately place the sphere or a cylinder over there, ये सारे शिफ्ट हो जाते हैं स्ट्रीमलाइंस, क्योंकि अब वो उसके थ्रू तो फ्लो नहीं कर सकते हैं. So they need to move around it. कुछ कुछ फ्लोज ऐसे होंगे कि इधर आके जैसे खत्म हो गया, ये उधर वो अटक जाएगा, it will stop right there. तो इन स्ट्रीमलाइंस को देखने से हम फ्लो को विजुअलाइज कर पाते हैं और हमें इमेजिन एंड एनालाइज करने में इजी हो जाता है. नाउ वील बी कमिंग टू द थियरीज ऑफ लिफ्ट, विच इज एक विंग लिफ्ट क्रिएट कैसे करता है इन रियलिटी. जब ओरिएंटेशन चल रहा था तब बर्नौलीज प्रिंसिपल से हमने समझाया था, बट अब हम कहेंगे कि वो गलत है. सो क्यों गलत है अब देखते हैं. सो द फर्स्ट थियरी इज दैट द लॉन्गर पाथ और इक्वल ट्रांजिट थियरी. तो अब सभी को ये तो पता ही होगा ना कि एक एयरफॉइल का जो टॉप सरफेस होता है वो ज्यादा लंबा होता है कंपेयर टू द बॉटम सरफेस. सही? यस भैया. Yes, Okay. So if we take the assumption इधर दो पार्टिकल्स है, एक ब्लू पार्टिकल है और एक रेड पार्टिकल है, ठीक है. ब्लू पार्टिकल will flow over the airfoil and go behind, whereas the red particle will flow below the airfoil and reach behind. We state that दोनों यहां से शुरू करते हैं एक साथ और दोनों यहां पर एक साथ फिर मिलते हैं सेम टाइम पे. तो अब ब्लू पार्टिकल को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा रेड पार्टिकल के कंपैरिजन में. सो इट मींस दैट द ब्लू पार्टिकल हैड टू मूव फास्टर देन द रेड पार्टिकल. सही इतना? यस भैया. यस भैया. ओके, तो अब हम लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन. ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन सभी को ही याद होगा. इट्स हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी. सही? यस भैया. तो अब इस थियरी के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम टॉप वाले पार्टिकल एंड बॉटम वाले पार्टिकल को अब लगा देते हैं इस फॉर्मूले में. सो यू विल हैव P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच फॉर द टॉप पार्टिकल and you will have P plus half rho V square plus rho GH for the bottom particle. अब दोनों का H लगभग ही सेम है तो उसे अभी के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं. So you will say that there will be a half rho V square minus half rho V square जिसमें ये दोनों V अलग होंगे, top minus bottom का जो डिफरेंस है of this term it is equals to the difference in pressure. ठीक है, there is a difference in speed, you know that. So from the formula you will get a difference in pressure.
और ये डिफरेंस इन प्रेशर जो है दैट विल प्रोड्यूस द लिफ्ट। सभी को ये सही लग रहा है ये थियोरी? मतलब स्क्रीन पे गलत तो लिखा है लेकिन सभी को ये अभी तक का सही लग रहा है? हाँ भैया अच्छा, तो दो पार्टिकल्स मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि सेम नहीं भैया, टाइम पर मतलब एंड करें। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए ना भैया। उतना मत सोचो अभी के लिए, सिंपली सोचो दो पार्टिकल्स है, सिर्फ अकेले हैं, कुछ और नहीं है दुनिया में, तो सही लग रहा है। बट गलती किधर है ना कि बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू वन स्ट्रीमलाइन। इधर जो टॉप वाला पार्टिकल है वो अपने एक स्ट्रीमलाइन में चल रहा है और जो बॉटम वाला पार्टिकल है वो एक दूसरे स्ट्रीमलाइन में चल रहा है। अब गलती क्या कर रहे हो कि ये फॉर्मूला एक्चुअली हमने लगा दिया दो अलग स्ट्रीमलाइंस पे, जबकि ये लगना चाहिए था सिर्फ एक ही स्ट्रीमलाइन पे। समझ में आ रहा है या ऊपर से गया? सभी को? यस भैया। ओके चलो, तो उसके वजह से ये थियोरी गलत हो गया, एकदम बेसिक पॉइंट पे चूक था, इसीलिए इट्स अ रॉन्ग थियोरी। नेक्स्ट थियोरी पे आते हैं, दिस इज द स्किपिंग स्टोन थियोरी। इसमें वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के रिलेटेड लाइन पे चले जाता है कि जैसे ये रेड एरो के अलोंग अगर एयर का कोई पार्टिकल आया, इट विल हिट द बॉटम सरफेस ऑफ दिस एयरफॉइल एंड देन इट विल बाउंस बैक। तो ये एक बाउंस का जो एक्शन है उसका एक रिएक्शन जाएगा वो एयरफॉइल पे एंड उसका थोड़ा ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। सो ऐसे ही एयर के सारे अगर हम कोलिजन्स, एयर पार्टिकल्स के जो कोलिजन्स है कंसिडर करेंगे तो काफी एक कंपैरेबल फोर्स मिलेगा जो कि सारा लिफ्ट क्रिएट करेगा। ये इस थियोरी का क्रक्स था कि एक्शन रिएक्शन से लिफ्ट हो जाएगा। बट अब इसमें क्या गड़बड़ी हो गई कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और जब इतने सारे पार्टिकल्स एक साथ हिट करेंगे सो देयर इज नॉट एन इवननेस अक्रॉस द सरफेस। और एक प्रॉब्लम इस थियोरी के साथ ये हो गया कि इसमें किसी ने टॉप सरफेस को कंसिडर ही नहीं किया। समझ रहे हो? मतलब ऊपर से भी ऐसा ही होगा तो उसको नीचे की तरफ लिफ्ट मिलने लगेगी। हाँ, ऊपर से भी तो ठोकेंगे ही, तो फिर इट मीन्स दैट कुछ तो गड़बड़ है। लाइक इट मेक्स सेंस व्हेन यू जस्ट थिंक अबाउट इट इनिशियली, बट डिटेल में जब जाओगे इट ब्रेक्स डाउन। मूविंग ऑन, दिस इज द वेंचुरी थियोरी। सो भैया वो वापस बता सकते हैं कि प्रीवियस थ्योरी क्यों नहीं था सही? हाँ, क्या हुआ प्रीवियस थ्योरी सही क्यों नहीं था? हाँ, अब इस थियोरी में बहुत सारे पार्टिकल्स आके हिट करेंगे, बहुत अलग अलग जगह पे हिट करेंगे। सो एक ऐसे इवन लिफ्ट कैसे आएगा उसमें? हर जगह अलग एंगल, अलग अलग तरीके से हिट कर रहा है। बहुत ही इंटेंसिव कैलकुलेशन है इसमें। प्लस और एक फैक्टर है कि इसमें हमने ऊपर वाले जो एयरफॉइल का जो टॉप सरफेस है उसको कुछ कंसिडर ही नहीं किया है। ऊपर वाले सरफेस पे भी तो आके हिट करेंगे एयर पार्टिकल्स या फिर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। समझे? हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, यस भैया। ओके, अब थर्ड थियोरी पे, विच इज द वेंचुरी थियोरी। इसमें क्या कहते हैं कि अपर सरफेस ऑफ द एयरफॉइल बिहेव्स लाइक अ वेंचुरी नोजल। मतलब कि अपर सरफेस जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है एयर को। अब हमें पता है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है, नहीं सॉरी ऐसे नहीं कहेंगे, जब हम कंस्ट्रिक्ट कर देंगे एक फ्लो को तभी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सही? एक मोटे पाइप के थ्रू जैसे पानी फ्लो करता है, उसी पानी को अगर तुम एक पतले पाइप में फोर्स कर दोगे वो फास्टर हो जाएगा। करेक्ट? यस भैया। एंड व्हेन इट बिकम्स फास्टर, इस पे अब हम बर्नौली लगा सकते हैं क्योंकि वो एक ही स्ट्रीमलाइन पे है, उसका प्रेशर घट जाएगा। अब प्रेशर घट गया इसीलिए ऊपर के तरफ वो लिफ्ट क्रिएट करने लगेगा क्योंकि विंग के नीचे हाई प्रेशर होगा लेकिन ऊपर लो प्रेशर होगा।
so there'll be a difference in forces. But ये भी गलत है. इसमें दिक्कत क्या हो गई? Actual में in real life there is no such constriction which occurs. थोड़ा होता है हाँ, बट ऐसे नहीं होता कि एकदम कंस्ट्रिक्ट कर दे एक सेट तरीके से. एंड अनदर प्रॉब्लम वाज दैट इसमें उसने एयरफॉइल के टॉप सरफेस में एंड एक फ्री स्ट्रीम मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे उसके बीच में कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये थियोरी कह रहा है. उतना समझे हो ना तुम लोग? यस भैया. लेकिन इसमें क्या है, साइड से क्या हुआ? फिर से एक्सप्लेन करोगे? मेरे को कंस्ट्रिक्ट वाला पार्ट बात समझ में नहीं आया. अच्छा, जो लास्ट में बोले. ओके देखो, ये जो एक स्ट्रीमलाइन आ रहा है, मेरा पॉइंटर दिख रहा है तुम्हें? वह वेंचुरी नोजल क्या होता है? अभी के लिए ऐसे पकड़ लो, तुम्हें पता है ना, एक मोटे पाइप से जब एक पतले पाइप में ट्रांसफर करते हैं तो फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा. हाँ भाई. वो कुछ ऐसे ही बिहेव करता है, ठीक है? तो ये थियोरी कहता है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई इसलिए प्रेशर घट जाएगी. अब ये जो ब्लू वाला स्ट्रीमलाइन तुम देख रहे हो, मेरा पॉइंटर जिसमें दिखाई दे रहा है, हाँ भाई. तो ये यहां से ऐसे ऊपर शिफ्ट हो गया ना. अगर नॉर्मली होता तो वो सीधा गया रहता इसके नीचे से. सही? हाँ भाई. तो ये जो ऊपर शिफ्ट हुआ एंड ये जो ऊपर वाला एक स्ट्रीमलाइन है ये ऐसे ही सीधा है, उसको नहीं कुछ अफेक्ट हुआ. ठीक है? तो ये जो ऊपर थोड़ा ऐसे प्रेस हो गए हैं उसको मैं कंस्ट्रिक्शन कह रहा हूं. समझे? हाँ भैया आ गया. ठीक है. हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या थी कि इसने वर्टिकली कंस्ट्रिक्ट कर दिया बट हॉराइजॉन्टली कुछ रोकने के लिए नहीं है. सो द कंस्ट्रिक्टेड एयर कैन फ्लो आउट फ्रॉम द साइड्स. सो इसको इजीली कहने के लिए, एक पाइप को अगर तुम पतला करते हो उसमें वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? बट इसमें क्या है कि दो प्लेट्स लो, दो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं और उसके बीच में गैप है, ठीक है? समझ रहे हो? यस. अब उसमें से थोड़ा सा एक फ्लो हो रहा है, ठीक है? एक हल्का सा एक स्ट्रीम जा रहा है. अब तुम उनको अगर पास में ले लोगे उन दोनों प्लेट्स को, उसके साइड में बहुत एरिया है जिसमें वो स्प्रेड आउट हो जाएगा वेलोसिटी को बिना अफेक्ट किए. हाँ. थोड़ा टफ है ये वाला, लेकिन समझ में आ रहा है? यस. हाँ भैया. यस. तो उसी कारण ये वाली थियोरी गलत प्रूव हो गई थी. भैया. हाँ भैया, ये नीचे वाले पार्ट से भी तो कंस्ट्रक्शन होगा. हाँ, हो सकता है नीचे वाले पार्ट से भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है. अगर तुम नीचे वाले पार्ट में, तो इस थियोरी में कुछ लिखा है नहीं, बट अगर नीचे वाले से भी कंस्ट्रक्शन होगा फिर तो ये और भी प्रूफ करने जाता है कि गलत है. तुमने एक कॉन्ट्राडिक्शन ला दिया अभी ही. समझ रहे हो? भैया वो जो पहले वाले इनकरेक्ट थ्योरी में हाउ डिड यू नो दैट ऊपर वाला पार्टिकल और नीचे वाला पार्टिकल सेम टाइम में ही पहुंचेंगे? अजम्पशन, बहुत अजम्पशन लेते हैं. तुम लोगों ने भी देखा होगा अभी तक कितने अजम्पशंस लेते हैं कोर्सेज में. भैया यहाँ ये थर्ड इनकरेक्ट थ्योरी में फ्री स्ट्रीम से क्या मतलब है हम लोग का? फ्री स्ट्रीम भी वही नॉर्मल फ्लो हुआ ना पार्टिकल? हाँ, नॉर्मल फ्लो, जो नॉर्मली जैसे फ्लो होता है. मतलब फ्री स्ट्रीम इज बेसिकली इट इज एट अ डिस्टेंस जहां पर कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है, विंग उसे अफेक्ट नहीं कर रहा है. ओके. ठीक है. यस. तो अब आते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल करेक्ट मेथड या इफेक्ट व्हिच प्रोड्यूसेस लिफ्ट. तो उस इफेक्ट को जो करेक्ट माना जाता है उसे क्वांडा इफेक्ट कहते हैं. यू कैन लुक इनटू दिस बाय योर ओन लेटर. अभी मैं बहुत सिंपली कहूंगा तुम्हें, नाम डरावना है बट इट्स लग रही है. क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? या आदित्य, प्रोसीड. अच्छा ठीक है. तो ये क्वांडा इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली
ये जो एक्सपेरिमेंट सबको दिखाई दे रहा है, ऐसे किया है तुम लोगों ने? यस भैया। हाँ यस भैया। पेपर उठ जाता है, यस भैया। पेपर उठ जाता है, कभी सोचा है क्यों उठा है? हाँ हाँ, ऊपर लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है नीचे ऊपर से। हवा खाली हो जाता है हमारे हवा के फोर्स। अच्छा, तो एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है ना, हम जब अपने माउथ से ब्लो करते हैं बाहर एयर, सो एयर पार्टिकल्स का क्या टेंडेंसी होता है ना कि पेपर का जो टॉप सरफेस है वो उसको चिपक के फ्लो करे। क्वांडा इफेक्ट ये कहता है। तो बिकॉज इट टेंड्स टू स्टिक टू द टॉप सरफेस एंड इट फ्लोज अलोंग इट, बेसिकली एयर को वो स्प्रेड कर देता है। तुम्हारा जैसे इधर से एक फ्री स्ट्रीम है, पकड़ लो ऐसे, और दूसरा एयर तुमने जो ब्लो किया वो थोड़ा ऐसे हो गया, इसको चिपक के गया, तो इधर थोड़ा रेरिफाइड मीडियम हो जाएगा ना, समझ रहे हो? यस भैया। सभी भैया वो चिपक के क्यों जाएगा? उसका बहुत कुछ है, ठीक है, दी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो अभी के लिए बस इतना मान लो कि वो चिपक के जाता है उसको, ठीक है? यार आपने रेरिफाइड क्या मतलब हुआ? रेरिफाइड मतलब कि लेस डेंस, मतलब फैल जाता है तुम्हारा हवा उधर, अच्छा ओके, ठीक है? सो कंपेयर, तो उसकी वजह से इधर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा विच कॉजेज द पेपर टू लिफ्ट अप, जैसे तुम दूसरे पिक्चर में देख सकते हो, और सभी ने किया भी होगा इसको। मतलब भैया, हाँ हाँ पूछो। वो जो थोड़ा प्रीवियस है थोड़ा, हाँ उसमें भैया मुझे लग रहा था कि वो हवा, द बॉय ब्लोज द एयर एंड द एयर पार्टिकल, बिकॉज ऑफ फोर्स द एयर पार्टिकल्स go away, so it becomes rarefied and then it blows up, means then it causes a low pressure and then it blows up. वो नहीं हो सकता? वैसे हो सकता होगा, बट द एक्चुअल इफेक्ट व्हिच कॉजेज इट टू लिफ्ट अप इज द क्वांडा इफेक्ट, जिसमें वो चिपक के जाते हैं, ठीक है? द मेन इफेक्ट व्हिच प्रोड्यूसेस द लिफ्ट इज द क्वांडा इफेक्ट। तो भैया इसमें जो होता है, ये जो द बॉय ब्लोज द एयर, सो द एयर वो चिपक जाता है नीचे के सरफेस में, उसका टेंडेंसी होता है चिपक के जाने का। हाँ हाँ, वो उसके नीचे आगे के सरफेस में या नहीं, वो टॉप नीचे के सरफेस में। सरफेस में? हम जब ये करते हैं तो पेपर को थोड़ा नीचे पे रखते हैं ना, हाँ ठीक है? तो भैया नीचे टॉप सरफेस में चिपक के रहता है, तो फिर ऊपर कैसे उठता है? उधर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। देखो हाँ, तो भैया एयर ही चला जाए क्यों, पूरा पेपर ही उठ गया है। क्या? हेलो? हाँ भैया, मैं ये पूछ रहा था कि कोई फोर्स नीचे से लगेगा उसके ऊपर, या जो मतलब बॉटम सरफेस से लगेगा नीचे हाई तभी प्रेशर वो है, ऊपर लो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस के वजह से फोर्स थोड़ा होगा, उसके वजह से वो उठ जाएगा ऊपर। ओके, हाँ हाँ ठीक है? तो प्रेशर डिफरेंस बना कैसे, वो नहीं समझ आया। देखो एक्चुअल क्वांडा इफेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है? मीट के बाद थोड़ा डाउट पूछना, नहीं तो तुम खुद से भी देख सकते हो, ठीक है? यूट्यूब पे थोड़े वीडियोस मिल जाएंगे तुमको, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है? भैया Is it fine? बाद में पूछ लेना डाउट्स एंड में। हाँ बोलो। ओके भैया। भैया अगर एयर फ्लो का अपर और लोअर पार्ट का लेंथ अगर सेम होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके? देखो अब ये जो एग्जांपल है इसमें तो अपर एंड लोअर सेम है ना, फिर भी लिफ्ट हो रहा है। हाँ। एयरफॉइल का जो शेप होता है वो स्पेशल शेप है ताकि हम मैक्सिमम लिफ्ट क्रिएट कर सके मिनिमम ड्रैग के साथ, ठीक है? वो एक स्पेशलाइज शेप है। जैसे कि अब मैं क्या कहूँ तुमको, वाटर के थ्रू हम एक रेक्टेंगल शेप का शिप भी लेके जा सकते हैं, वो फ्लोट करेगा, काम करेगा, लेकिन हम एक स्ट्रीमलाइन शिप इसीलिए बनाते हैं क्योंकि दैट इज इफेक्टिव। सही? हाँ। ओके, तो अब आते हैं विंग प्लैनफॉर्म्स पे।
सो प्लेनफॉर्म इज बेसिकली एक विंग को अगर तुम सीधा टॉप डाउन देखोगे, एकदम ऊपर से नीचे, उसको ऊपर से देखोगे, जो शेप दिखाई देगा तुम्हें उसे प्लेनफॉर्म कहते हैं। अच्छा, पिछले वाले स्लाइड में आदित्य, बेसिकली कोई भी एयर जब किसी सरफेस को टच करके जाता है, इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। तुम लोग एक स्ट्रीम लाइन में तो बर्नौली प्रिंसिपल लगा सकते हो, लाइक P1 + ½ ρ v² इक्वल्स P2 + ½ ρ v²। सो इसमें तुम इक्वेशंस में देख सकते हो कि वेलोसिटी जैसे बढ़ रहा है तो तुम्हारा जो प्रेशर डिफरेंस है दैट ड्रॉप्स। तो ऊपर के सरफेस पे प्रेशर डिफरेंस ड्रॉप होता है और नीचे का प्रेशर डिफरेंस तो कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, सो ऑटोमेटिकली वो फोर्स नेट अपवर्ड फोर्स आता है, देन इट लिफ्ट्स अप। ओके, इसको ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। यस, हाँ भैया। ओके, तो विंग प्लेनफॉर्म्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो सभी को समझा ना, टॉप डाउन जब देखोगे जो शेप दिखाई देगा उसे प्लेनफॉर्म कहते हैं। HP में हॉरिजॉन्टल प्लेन में Pardon? means the view in HP. The view in HP horizontal plane. yes, you can say that, correct. horizontal plane में जो व्यू दिखाई देगा। सो उसके बहुत अलग अलग शेप होते हैं। रेक्टेंगुलर वो होता है, ओके। सो सबसे पहली चीज, फ्यूसेलाज सभी को पता है ना, ठीक है? यस भैया। ओके, सो विंग का फ्यूज, अच्छा फ्यूसेलाज का नहीं देखा था क्या तुमने? अभी लेट ज्वाइन किया हो शायद। बॉडी का पार्ट में ये जो मेन बॉडी दिखाई दे रहा है उसे फ्यूसेलाज कहते हैं, ठीक है? ओके। तो ऐसे अभी देखो इसी पिक्चर में ये जो फ्यूसेलाज को ऑलमोस्ट अटैच्ड वाला पार्ट है विंग का, उसे हम रूट कॉर्ड कहेंगे, ठीक है? दैट इज द कॉर्ड लेंथ एट द रूट। कॉर्ड लेंथ सभी को पता है ना, एक्सप्लेन किया था नॉमेनक्लेचर में अभी। हाँ ओके, इसे रूट कॉर्ड कहते हैं। और एकदम टिप पे जब आ जाएंगे हम लोग, ठीक है, एकदम बाहर के तरफ, उधर जो कॉर्ड लेंथ होता है उसे हम टिप कॉर्ड कह सकते हैं। ऑलराइट, सो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट बोथ ऑफ दीज कॉर्ड लेंथ्स आर द सेम इन अ विंग, ठीक है? एक रेक्टेंगुलर विंग प्लेनफॉर्म वो होता है जिसमें रूट कॉर्ड लेंथ एंड द टिप कॉर्ड लेंथ are the same. All right. A tapered wing planform is which जहां पर root chord length is more than the tip chord length. Elliptical wing planform तुम लोग देखोगे ऐसे ellipse के शेप का होता है, curved रहता है वो पूरा का पूरा. There is no such tip chord. फिर आता है delta विंग प्लेनफॉर्म, ये बहुत सारे फाइटर जेट्स में होता है। फिर आता है स्वेप्ट विंग प्लेनफॉर्म, जिसमें तुम देखोगे ये थोड़े एंगल पे है। सभी ने देखा होगा मोस्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट पे ऐसा ही विंग प्लेनफॉर्म बनता है, देखा जब प्लेन में उड़ते हो? यस भैया। हाँ भैया। ओके, तो ये हो गए विंग प्लेनफॉर्म्स। भैया फिर हम आते, हाँ पूछो। तो ये सारे तरह के विंग फॉर्म्स यूज किए जाते हैं? हाँ बिल्कुल। अब जैसे ओके, जैसे कमर्शियल प्लेन में ये स्वेप्ट विंग होगा, सही? हाँ भाई। तुम लोगों के पास अभी गूगल खोल सकते हो तुम लोग फटाफट? हाँ भाई। हाँ ओके, गूगल में सुपर मरीन स्पिटफायर सर्च करो और इमेजेस देखो। हाँ भैया। उसका विंग कैसे दिख रहा है तुम लोगों को? इलिप्टिकल दिख रहा है। हाँ, इलिप्टिकल है। एलिप्टिकल। वैसे ही अभी U2 प्लेन सर्च करो, U2। टेपर्ड दिख रहा होगा ना? टेपर्ड है भैया। वैसे ही अभी सेस्ना 172 सर्च करो। भैया पार्डन? सेस्ना 172, CESSNA, सेस्ना 172।
रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है भैया। अभी मिग 21 सर्च करो। डेल्टा, ये डेल्टा मिल गए सारे शेप्स। डेल्टा है भाई। ठीक है, चलो अब आते हैं भाई तो टेल सारे प्लांट। विंग के हाँ बोलो। स्ट्रक्चर पे सारे के परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस आता है ना? हाँ, एवरी प्लेटफॉर्म हैज इट्स यूजेस। ओके, ऐसे कुछ नहीं होता कि बस ऐसे ही बना के रख दिया है, सब एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत काम का होता है। और तुम यही सीखोगे व्हाट इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर व्हाट वी नीड टू डू। देयर इज नो सच वेल डिफाइंड बेस्ट एंड वर्स्ट। हमारे काम के लिए कौन सा सबसे अच्छा है। ऑलराइट, तो अब हम आ गए टेल प्लेटफॉर्म्स पे। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेल्स होते हैं। ये जो पहला वाला तुम देखोगे, दिस इज द कन्वेंशनल टेल, जिसमें इधर बॉटम में ही हॉराइजॉन्टल स्टेबलाइजर्स होते हैं एंड फिर ये वर्टिकल स्टेबलाइजर इधर सेंटर में। फिर इधर तुम लोग देखोगे। हाँ पूछो। ये जो टी टेल वाला भैया है प्लेन, तो ये तो शायद हमको लगता है उसमें यूज होता है ना, आर्मी में यूज होता है हाँ ज्यादातर। तो ये जो टी टेल है ना, उसका एक डिसएडवांटेज है कि इट इज वेरी हैवी, क्योंकि उसको स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ ज्यादा देना पड़ता है हमें। तो यूजुअली बहुत बड़े प्लेन्स जो ऑलरेडी हैवी हैं उनमें ये यूज होते हैं। और इनका एडवांटेज क्या होता है ना, ये जो मेन विंग एंड प्रोपेलर्स है उनसे जो भी एयर का डिस्टर्बेंस है ना, एक नॉर्मल प्लेन में वो थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं, बट इन प्लेन्स में चूंकि वो ऑलरेडी बहुत हैवी है और उसको टी टेल में शिफ्ट करने से ज्यादा वेट का डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट एक एडवांटेज मिल जा रहा है कि ये डाउनवर्ड जो भी यहाँ से एयर फ्लो आएगा वो अफेक्ट नहीं करेगा टेल को। समझ रहे हो या कंफ्यूज हो गए? एक बार फिर रिपीट कर दीजिए इसको। ओके भैया, एक बार फिर से ये विंग्स एंड प्रोपेलर्स से ना थोड़ा एयर का डिस्टर्बेंस होगा सामने से जो एकदम हॉरिजॉन्टल आ रहा था, ठीक है, बिकॉज दे आर इन सेम लेवल, राइट? हाँ, तो उसका थोड़ा डिस्टर्बेंस पीछे पहुंचेगा जो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में अफेक्ट कर सकता है, थोड़ा अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये टेल का वो क्या होता है यूज? अभी देखो, तुम लोगों को पता है जब एक बुलेट को उड़ाते हैं, व्हेन यू शूट अ बुलेट इट इज रोटेटेड सो दैट इट बैलेंसेस इटसेल्फ प्रॉपर्ली। सिर्फ एक बुलेट को ऐसे फेंकोगे तो वो कैसे भी एक्सिस पे रोटेट करने लग जाता है ना, ऐसे सीधा नहीं फ्लाई करता है। यस। ओके, अब एक प्लेन को तो रोटेट नहीं कर सकते हो, अंदर का सारा कार्गो एंड पैसेंजर गया फिर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेबलाइजर्स होते हैं ना, दे स्टेबलाइज योर स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। दे अलाउ द प्लेन टू रिमेन स्ट्रेट एंड लेवल, दे हेल्प इन इट। नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। हाँ, उसमें हेल्प करते हैं ये सारे टॉर्क्स को बैलेंस आउट करने के लिए, और आगे भी पढ़ोगे तुम लोग कैसे काम करते हैं। अच्छा, तो मैं ये टी टेल का समझा रहा था। ओके हाँ, तो यहाँ से वो डिस्टर्बेंस जाके इस टेल को अफेक्ट कर सकता है थोड़ा, ठीक है। बट एक चीज है कि ये जो टी टेल होता है ना, वो बहुत हैवी होता है बनाने में। तो जैसे तुम सोच रहे होगे कि ये टी टेल में जो भी डिस्टर्बेंस है वो उसे अफेक्ट नहीं करेगा ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। इसीलिए टी टेल को यूज किया जाता है इन हैवी प्लेन्स। बट इन अ कन्वेंशनल प्लेन अगर तुम एक टी टेल बनाओगे ना, वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, विच इज एक्चुअली डिसएडवांटेजियस। मतलब उसका एडवांटेज इज लेस देन द डिसएडवांटेजेस इट क्रिएट्स। ओके, ठीक है। ओके, फिर ऐसे एक क्रूसिफॉर्म टेल। कोई कुछ कह रहा था? मैं कह रहा था कि हेवी प्लेन्स मतलब फिर किस यूज आने वाले प्लेन्स? अभी जैसे ये तुम देख रहे हो, ये एक बहुत हैवी लिफ्ट है, इसमें बहुत हैवी कार्गो उठा रहे हो तुम लोग, इट्स अ हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट। एक आर्मी वाले में मिसाइल रख के, यस उन चीजों में, ठीक है। भैया एक चीज मुझे क्लैरिफाई करना था, दैट इज इट दैट टी टेल इज मींस टी टेल बनाने में ही एयरक्राफ्ट हैवी हो जाता है, या टी टेल अगर होगा तो एयरक्राफ्ट को हैवी करना पड़ेगा?
नहीं, टी टेल बाय इटसेल्फ इज हैवी, उसको तुम्हें ज्यादा स्ट्रेंथ देना पड़ता है, ज्यादा मटेरियल्स यूज करना पड़ता है, इसीलिए वो हैवी है। वरना नहीं होगा, वरना इट विल नॉट फंक्शन वेल। There might be some structural issues then. ओके भैया किसी भी प्लेन में हम लोग को टेल की जरूरत इसलिए पड़ती है ना, ताकि मतलब वो रोटेट ना हो अपने एक्सेस पे ही। हाँ, मतलब उसे स्टेबलाइज करना है तुम्हें कि वो सीधा ही उड़ा। अच्छा, तो फिर वो जो उसके मतलब विंग्स होते हैं जो साइड में होते हैं, मतलब उसकी वजह से मतलब वो स्टेबलाइज नहीं हो सकता क्या? देखो, अब जो साइड पे तुम्हें विंग्स हैं, ठीक है, उससे तुम जो स्टेबिलिटी दे दोगे, रुको ये मैं तुम्हें आगे बेटर अंडरस्टैंड करवाऊंगा, ठीक है, आगे कुछ स्लाइड्स आएंगे उनमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी एक चीज पूछनी थी कि आपने जैसे कहा टी टेल हैवी होता है, क्या हम लोग ये नहीं कर सकते कि उसे ऊपर टी टेल को जिस पोजीशन पर है वही रखे पर विंग स्पैन छोटा कर दे, मतलब विंग स्पैन का लेंथ थोड़ा छोटा कर दे? ये तुम अब बहुत आगे जा रहे हो, अभी के लिए जस्ट बेसिक्स पे फोकस करो, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है, तुम्हारे आगे और वर्कशॉप्स होंगे। भैया ये टी टेल में एक ही साइड उसकी टेल है, दूसरे साइड टेल नहीं है, दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये वो पिक्चर ग्लिच है में क्या नहीं ये फोटो में? हाँ, ग्लिच होगा शायद, इट शुड बी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब ऐसे हम आते हैं ये क्रूसिफॉर्म टेल पे। दिस इज अ मिक्स बिटवीन अ कन्वेंशनल टेल एंड अ टी टेल, और ये लास्ट वाला है वी टेल जो एक वी शेप में होता है। इसमें तुम लोग देखोगे कि ऐसा कुछ एक फिक्स्ड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, बल्कि वो ऐसे लगभग 45 डिग्री या फिर वैसे कुछ एंगल पे दोनों होते हैं। इसका एडवांटेज होता है कि इसमें कम मटेरियल यूज होता है तो कम वेट हो जाता है। ऑलराइट हाँ भैया भैया वो कन्वेंशनल वाले पिक्चर में ये जो टिप पे जो थोड़ा सा बेंड है वो उसका क्या यूज है? वो विंगलेट्स होते हैं, डिटेल में आगे पढ़ोगे, पहला वर्कशॉप है, उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रूसिफॉर्म टेल का थोड़ा बताइए ना। क्या क्रूसिफॉर्म टेल? क्रूसिफॉर्म टेल मतलब वो समझ में नहीं है। अच्छा, ये कन्वेंशनल टेल में जैसे नीचे है एकदम इधर, एंड टी टेल में जैसे एकदम ऊपर है, क्रूसिफॉर्म टेल में ये देखो एक मिडल में है ना, दोनों के मिडल में बनाया है उसको। हमें तो उससे हमारे एडवांटेजेस क्या मिलते हैं? उसके कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस होंगे, जैसे इसका लाइट वेट एंड इसका थोड़ा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कुछ वैसे होगा, ये सब तुम देखोगे आगे, ठीक है। पहला वर्कशॉप है, चिल करो आराम से। भैया भैया इन सब पिक्चर में थोड़ा सा एलरॉन्स और रडर्स दिखा दीजिए, मतलब उसके बारे में हम आगे के स्लाइड में आएंगे और बेटर एक्सप्लेन होगा, ठीक है। बेसिकली अभी के लिए बेसिक समझ जाओ, बिकॉज टेल की लेंथ कितने होनी चाहिए एंड देन व्हाई ओनली टी टेल फॉर हेवी प्लेन, से सारे डिजाइन कैलकुलेशंस के पार्ट है, वो तुम लोग आगे सीख लोगे। ओके सो नाउ लुकिंग एट विंग टाइप्स। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के विंग्स होते हैं। देयर इज लो विंग, मिड विंग, हाई विंग। डाइहीड्रल होता है जो थोड़ा एंगल देते हैं, कर्ल विंग, इन्वर्टेड विंग, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये बस पिक्चर्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बस यही समझो इससे। फ्यूसिलाज पे तो सभी को समझ ही गया होगा अब तक, मैंने फिर से तो एक्सप्लेन किया था। मेन बॉडी जिस पे बाकी सब कुछ अटैच होता है। Now we come to the actual movements of a plane. ये important है, all right? So मेरा पॉइंटर दिख रहा है, मैं जो एकदम through the plane move कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये एक्सिस जो है, इसके अराउंड जब हम रोल करेंगे उसे एक्सिस ऑफ रोल कहते हैं, ठीक है। इसके अराउंड जब हम रोटेट करेंगे उसे एक्सिस ऑफ रोल कहते हैं, all right? So इसमें the plane rotates to the right or the left, ठीक है। अगर तुम एक प्लेन में बैठे हो अंदर, so you will feel like you are rotating to the right or the left, समझे? ओके अब मैं जिस एक्सिस पे पॉइंटर घुमा रहा हूं, देख रहे हो सब लोग? yes. ये जो एक्सिस है, इस पे हम जब रोटेट करेंगे, दिस इज द एक्सिस ऑफ पिच।
अगर तुम एक प्लेन में बैठे हो, इसके अराउंड जब रोटेट होगा तुम्हें लगेगा कि प्लेन नीचे टिप हो रहा है या फिर ऊपर टिप हो रहा है, राइट? अब जो वर्टिकल वाला एक्सिस रह गया है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ यॉ। अगर तुम एक प्लेन में बैठे हो और उस एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है, तुम्हें लगेगा कि प्लेन लेफ्ट टर्न हो रहा है, हमारी गाड़ी जैसे टर्न होती है लेफ्ट के तरफ, वैसे लेफ्ट टर्न हो रहा है या फिर राइट टर्न हो रहा है, राइट? अब ये कैसे होते हैं एक प्लेन में? ये आता है कंट्रोल सर्फेसेस पे। सो एक कंट्रोल सर्फेस जो मेन होते हैं, दोज आर एलेरॉन्स, एलिवेटर्स एंड रडर्स। तो अभी जो पूछ रहा था कि एलेरॉन कौन सा होता है, ये तुम्हें जिफ्स दिखाई दे रहे होंगे ना, जिफ या गिफ जो भी है। हाँ भैया। ठीक है, इसमें ये जो मूव कर रहा है ये एलेरॉन्स है। एलेरॉन्स से तुम्हें रोल मूवमेंट मिलता है, ठीक है? वैसे ही इस जिफ में ये जो पीछे के दो है, जो हॉराइजॉन्टल स्टेबलाइजर पे मूविंग पार्ट्स हैं, उन्हें एलिवेटर्स कहते हैं और वो पिच कंट्रोल करते हैं। लास्ट वाला इट्स द रडर, जो तुम्हारे वर्टिकल स्टेबलाइजर पे कंट्रोल सरफेस होता है जो मूव करता है, उसे रडर कहते हैं एंड इट कंट्रोल्स योर यॉ। ऑलराइट, समझ गए सब ये वाला? हाँ भैया। हाँ भैया। वन क्वेश्चन, जो तुम्हारे एलिवेटर्स हैं, somebody your mic is open. ओके, जो पीछे का एलिवेटर है, अगर तुम उसे ऊपर मूव कर देते हो, प्लेन किस डायरेक्शन में पिच करेगा? नीचे नीचे डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ऊपर ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड भैया। नीचे? बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सबने तो नीचे कह दिया। ऊपर की तरफ भैया, एक बार वापस रिपीट कर दो, कौन सा क्या था? एलिवेटर को तुमने ऊपर के तरफ मूव किया। बे प्लेन फ्रंट साइड से प्लेन ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ होगा भैया, ऊपर स्लाइड करेगा ऊपर की तरफ होगा। जिफ में भी तुम्हें दिख रहा होगा, जब वो ऊपर जा रहा है द फ्रंट ऑफ द प्लेन इज कमिंग अप, ठीक है? सब लोग? हाँ भैया एक बार फिर से बताना प्लीज। ओके, सो एलिवेटर क्या बोले थे, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, वो एलिवेटर जो होता है, जब तुम उसे ऊपर के तरफ मूव करोगे, किस तरफ प्लेन पिच करेगा, मैंने ये पूछा था। तो जब तुम एलिवेटर को ऊपर के तरफ पिच करते हो, द फ्रंट ऑफ द प्लेन, द नोज ऑफ द प्लेन विल पिच अप, मैंने ये कहा था। समझे? ओके गुड। वैसे ही एलेरॉन का भी होता है। जिफ में तो नीचे दिख रहा है। The back of the plane is going down. क्या मतलब है? हाँ, मैं पिच का फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे पहले वो दूसरा डाउट क्लियर करने दो। ओके, हाँ, तुमने क्या कहा? एलिवेटर जब ऊपर है तब वो डाउन जा रहा है। When the elevator is up, the back of the plane will go down, but the front of the plane pitches up. समझे? एक बार फिर से बोलिए भैया। जब वो एलिवेटर ऊपर है जिफ में, तुम प्लेन की एकदम नोज को देखो, किस तरफ मूव कर रहा है? वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा कि फ्रंट ऑफ द प्लेन, द नोज ऑफ द प्लेन विल मूव अप, बट जो एकदम पीछे वाला पार्ट है वो नीचे जा रहा है। इफ द फ्रंट ऑफ द प्लेन मूव्स अप, द बैक ऑफ द प्लेन विल मूव डाउन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके, हाँ, अब तुमने डाउट पूछा था पिच। सेकेंड वाले जिफ में तुम्हें दिख रहा है प्लेन कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, उस मूवमेंट को पिच कहते हैं हम। ठीक है। ओके, तो अब टेल स्टेबिलिटी में कैसे हेल्प करता है, पूछा था ना? हाँ भैया, वो जो एलेरॉन, एलिवेटर और एक था, वो सब कंट्रोल सरफेसेस। हाँ, उन्हें कंट्रोल सरफेसेस कहते हैं। अच्छा, व्हाट आर दे मेड ऑफ भैया मोस्टली? Whatever material the wings are made out of, जैसे एल्यूमिनियम या जो भी स्पेसिफिक मटेरियल है, बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यू कैन मेक इट आउट ऑफ वुड, यू कैन मेक इट आउट ऑफ स्टील। प्लेन जिससे बना है यूजुअली उसी से ही बनता है।
तो उसमें मतलब ऐसे हिंज टाइप रहता है क्या जो चेंजेस मींस? ये एक्सप्लेन होगा आगे के स्लाइड्स में होगा, ठीक है। यूजुअली देयर इज दिस सर्वो कहते हैं उसे, वो एक फिक्स्ड एंगल रोटेट करने देता है। उसमें सर्वोस दो मूवमेंट एक साथ हो सकते हैं। इनमें से दो मूवमेंट एक साथ हो सकते हैं। एक साथ मतलब वो फर्स्ट टू एक साथ होने लगे तो अलग डायरेक्शन में जाने अगर तुम पहले दो एक साथ करने लगोगे तो फिर तुम्हारा प्लेन पिच भी करेगा और रोल भी करेगा, दोनों एक साथ होने लगेंगे। फिर एक्चुअली एक कमर्शियल एयरप्लेन में तुम जब फ्लाई करते हो, टर्न करते वक्त ना वो लोग एलरॉन को रोल भी करेंगे एंड रडर को मूव भी करेंगे, इसीलिए टर्न। एलिवेटर अगर दोनों साइड है ना, एक साइड अप रहा है और दूसरे साइड किसी कारणवश डाउन रहा, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो प्रॉब्लम होगी तुम्हारे पास, वो तो फिर एलरॉन्स के जैसे बिहेव करने लगेगा, रोटेट कर जाएगा वो। That is a failure in your plane and it will cause big problems. तो उस केस में इधर तुम लोग को एलरॉन से करेक्ट करना पड़ेगा, ये सब तुम आगे देखोगे, ठीक है। बट बेसिकली दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है तुम्हें। अच्छा भैया, भैया अगर वो एक मिनट पीछे स्लाइड पे जाइए। ये अगर एलरॉन्स अगर एक साथ अगर मूव करने लगे तब तो वो एलिवेटर की तरह काम करेंगे। हाँ, लेकिन उनका पर्पस अलग होता है, इसीलिए हम नहीं करते हैं। प्लस अभी मैं तुम्हें आगे के स्लाइड में समझाता हूँ। जैसे इसमें तुम देख रहे हो मेरा पॉइंटर किधर है। एलरॉन्स अगर इधर ही होते और हम उन्हें एलिवेटर्स के जैसे यूज करने लगते ना, वो सेंटर ऑफ मास के बहुत क्लोज है, तो वो जितना टॉर्क देंगे वो कम है क्योंकि डिस्टेंस कम है, ठीक है। वे वो टेक ऑफ के टाइम काम आते हैं एलरॉन। तो अभी देखो इसमें हमें स्टेबिलिटी कैसे हेल्प करती है। सो हर प्लेन का एक सेंटर ऑफ मास होगा और एक सेंटर ऑफ प्रेशर होगा जहां पर सारा लिफ्ट होता है, वो मैंने बताया था तुम्हें, सभी को याद है? हाँ भैया। एक चीज हमेशा याद रख लो, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास विल बी अहेड ऑफ द सेंटर ऑफ लिफ्ट या फिर सेंटर ऑफ प्रेशर इन अ प्लेन। Your center of mass will be ahead of the center of lift. तो उसके वजह से सेंटर ऑफ मास के अराउंड लिफ्ट तो ऐसे एक क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर देगा ना, क्या लगता है तुम लोगों को? हाँ भैया। तो फिर अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, वो क्लॉकवाइज टॉर्क के वजह से ये नोज ऑफ द प्लेन तो नीचे जाने लगेगा। तो उसके वजह से हम ये रोटेट बोलो रोटेट करने के लिए भी तो बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए ना, तो हाँ, तो उतने फोर्सेस क्रिएट होंगे। अब देखो एक प्लेन कितने, तुम 24 घंटे का फ्लाइट ले रहे हो पकड़ लो, ठीक है, उतने में एक हल्का सा टॉर्क भी एक्ट करते करते रोटेट कर ही देगा ना। हाँ वो कर देगा। तो उसके लिए ना हम टेल को यूज करते हैं जो स्टेबिलिटी देता है। सो द टेल क्रिएट्स लिफ्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो नीचे के तरफ लिफ्ट क्रिएट कर देता है। ये हमें एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे देगा, सही? यस भैया। हाँ। So this balances out all the torques which are created. Basically इसके वजह से तुम्हारा प्लेन हॉरिजॉन्टली सीधा फ्लाई करने लगेगा, ठीक है। This is basically a torque balance question. तुम लोगों ने टॉर्क बैलेंस का सवाल किया ही होगा, कैलकुलेशन एंड सब। पर लिफ्ट नीचे डायरेक्शन में क्यों लग रही है? किसमें? टेल पर लिफ्ट नीचे क्यों लग रही है? हमने उसे ऐसे ही डिजाइन किया है कि वो नीचे की तरफ करेगी। अब तुम्हारा सवाल ये है कि वो नीचे की तरफ क्यों कर रही है ना, तो टेल पे अभी तुम अज्यूम करो कि वो ऊपर की तरफ लिफ्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अज्यूम कर लिया। तो वो टेल भी तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगाने लगेगा, तुम्हारा विंग भी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, तो प्लेन फिर स्टेबल कैसे होगा तुम्हारा? हाँ मतलब लगनी तो ऊपर ही चाहिए ना, पर डिजाइन ऐसे कर देते हैं कि वो नीचे लगे। हाँ, हम उसे डिजाइन कर देते हैं कि नीचे लगे, ताकि ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है इट न्यूट्रलाइजेस योर क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएटेड बाय द विंग्स।
तुम तो यही चाहते हो कि ना जब प्लेन उड़ रहा है कोई टॉर्क ना लगे। Do you Yes, want भैया। your plane to keep हाँ भैया। turning even if you are not doing anything? नो भैया। No भैया। No? तो इसीलिए टेल उसे काउंटर एक्ट कर देता है, वो नीचे की तरफ लिफ्ट क्रिएट करता है एंड इट बैलेंसेस आउट ऑल द टॉर्क। भैया इसमें इसीलिए मतलब ये जो डिजाइन होता है कोई भी प्लेन का वो ऐसे ये सब लास्ट में लगते हैं ना, एंड में लगते हैं। ये एंड में है, हाँ। तो तुम्हें इधर लेस फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हारा टॉर्क का सवाल हो गया। ये पास में चिपकाओगे तो ज्यादा, दूर में चिपकाओगे तो कम फोर्स फॉर सेम टॉर्क। या Okay, so now I'll be handing over to Latha. She'll continue with the slides. Okay, so hey people, I'll be continuing with the propulsion part, and now starting off with the electronic components. So here we have brushless motors and ESCs, LiPo batteries. We use brushless motors because it's for its quiet operation. And then LiPo battery is usually chosen because it's very cheap. And then you have servo motors, and RX-TX is basically your receiver and transmitter pair. And not just these 5 components, we'll be using, propellers and other things as well. But for now, we have only listed 5 things. And then starting off with brushless motors, they are also called BLDCs because brushless DC motors. And then as you can see, there are many numbers written on the brushless motors, like 1000 kV and all. So kV is basically RPM per volt. You may mistake it for kilowatt, like many people think kV is kilowatt, but that is actually RPM per volt. So suppose, let's say you connect this motor with a 12-volt battery. So the RPM will be 1000 times 12, that is 12,000 RPM at no load. So no load का मतलब ये है कि कोई propeller इस पे connected नहीं है. So this 12,000 RPM is like the maximum value. And then for mini aircrafts, like, when you are, like for example, drones and all, like we don't need much thrust. Like हमें थोड़ा thrust चाहिए. इसके लिए हम higher kV value motors को use करते हैं. And then for heavy aircrafts, when you have to use heavy aircrafts, you choose motors with lower kV value. Lower kV value motors means lower RPM. And then that is the significance of this kV value. Yeah. Didi, wo means in that kV, what you said, I cannot understand. kV is not kilovolt. kV is not kilovolt. It's like rotations per minute per volt. Like when you apply 1 volt, how many RPM it does. Like that is actually the meaning of the value kV. It's like a motor constant. Didi, why is there written that like a higher kV motor have more RPM but less torque, and just higher in lower point and higher torque? See, that's basically like when you use drones, like you use 4 propellers, right? Like you connect propellers with the motors. So like when you use 4 propellers, the thrust is distributed. So for each propeller, it requires less thrust only, and then combination it will produce more thrust. So for individual propellers, that is for individual motors, you require less thrust. So that requires more RPM, henceforth more kV value motor. So that is how it works. दीदी less thrust और तो दीदी हम छोटे RPM एयरक्राफ्ट increase के कर लिए सकते हैं। हायर केवी क्यों यूज करना है? That is because अच्छा, छोटे okay, aircraft listen के guys. लिए छोटे ओके, सो तुम लोग पूछ रहे हो कि छोटे एयरक्राफ्ट के लिए लेस टॉर्क लगता है क्योंकि वो हल्का है ना. यू डोंट नीड नहीं मच भैया, फोर्स टू ड्रैग इट अलोंग. फिर क्या पूछ रहे हो? भैया आरपीएम ज्यादा है तो वो टॉर्क कम देगा, ये मतलब अच्छा, ओके, लिफ्ट कम सुनो देगा, सुनो ये सुनो. रीजन। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द मोटर इज बिल्ट एंड उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है, सब कुछ का एक बैलेंस होता है. फॉर एग्जांपल now you use a higher kV value motor and it produces more RPM, and if it produces more thrust, then the load on the motor will be more. No, it will get heated up. Do you understand?
हाँ दी समझ Yeah, like if the thrust is more and the RPM is also more, then the motor will get heated up. So that is the problem. Yes. So what about torque? Yeah, what is your doubt? I mean, did I confuse you? Why? No, I understand the heating part, but why do we need a lower torque for a higher kV value? I mean, or that vice is how versa? it works. Like when the kV value is more, the RPM will be more and the torque produced will be less. I mean, for now, just understand, like when the RPM is more, torque. इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है वो. हायर केवी में देयर इज मोर नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ थिन वायर और लोअर केवी में थिक वायर का वाइंडिंग होता है. तो जितना ज़्यादा वाइंडिंग रहेगा उतना करंट वो ज़्यादा कैरी कर सकता है. तो करंट ज़्यादा, टॉर्क ज़्यादा. तो वैसे कॉन्सेप्ट से भी तुम समझ सकते हो, बट अभी के लिए जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल. बाद में हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे इसको when you will join the team. Actually, these are the things which depends on the intrinsic property of the motors. तो ये इतना part में नहीं है. Right now we are just concerned about the torque. The higher kV motors have more RPM and less torque. That's it. बाकी वो motor की properties वगैरह उतना नहीं explore करना है अपने को. Consider it for दीदी ये ब्रशलेस मोटर मतलब क्यों कहते हैं? Brushless motors, it's like you have the rotor and the stator. I mean, you know brushed motors, right? Like the one that you use in like what to say, electric toothbrushes and all. Like it produces more noise. But then here in brushless motors, it's like you know it's used for quieter operation and then easier maintenance. That is why. I mean, it's called brushless motors. Where it is used BLDC in an aircraft? Where the BLDCs it is are used to connect it to the propellers. Brushless motors are connected to the propellers, and then the rotor it rotates, and then it rotates the propellers. Propeller को operate करता है motors. It rotates the fan. Yeah. In the propeller. Yeah. Propeller को rotate करता है brushless motors. And then moving on to LiPo batteries. LiPo batteries is very cheap, and then you can see many numbers written on the battery, like 4200 mAh and all. mAh is basically the battery capacity, like the total charge of the battery, and then 7.4 volt, like voltage of the battery, and then discharging rate is okay. In the easier terms, it's like how fast your battery will be completely discharged. Like for example, let's say if okay, hypothetically, let's say it's 1 C. So it means in 1 hour the battery will be completely discharged. And if it is 2 C, the battery will be completely discharged in 30 minutes. So when it says 30 C, it will be completely discharged in 2 minutes. So if you do the math, you'll be getting 2 minutes. So that is the meaning of this value. And then as you can see here, it is 126 amp hour. The total storage capacity of the battery here is 126 amp hour. And then usually 2 cell batteries and 3 cell batteries are used for making aircrafts. Does it discharge equally for both motors, high kV motors and low kV motors? I mean, like for a depends on thrust value. Depends on the thrust value. Okay, तो अलग अलग मिशंस में लाइक फॉर क्रूज देयर इज लेस थ्रस्ट रिक्वायर्ड, फॉर टेक ऑफ देयर इज मोर. तो वो थ्रस्ट के हिसाब से बैटरी से पावर कंज्यूम करेगा मोटर. मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है ना कि वो 2 मिनट में डिस्चार्ज कर जाएगा, क्या पता 1 मिनट में भी कर सकता है. या इट्स डिपेंड्स ऑन द पावर रिक्वायरमेंट्स, जितना पावर खींचेगा तुम्हारा इंजन. तो ये मैक्स मतलब हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मैक्स में डिस्चार्ज हो जाएगा? मैक्स तुम्हारा पावर रिक्वायरमेंट्स अगर शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल्स के लिए तुम्हारा पावर कंजम्पशन ज़्यादा है तो जल्दी डिस्चार्ज कर जाएगा. अगर कम है वही पावर कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा. हाँ भैया. Okay, so here we have ESCs, like the speed controllers. So the basic function of ESCs is that it controls the current to the motor. And you'll get a clear picture when you see the circuit diagram. For now, just keep it in your mind that ESC's function is to control current flow to the motor.
and we'll explain about this when you see the circuit diagram. And then here we have servo motors. Servo motors is basically the limbs of your aircrafts. Like this operates the control surfaces. And what are your control surfaces? Anyone? Rudder. वही जो ailerons, elevator elevators tail वाला It controls the ailerons, rudders, and the elevators. Like when you look at motors, they give a full rotation. Like they rotate the propellers like 360 degrees. Like they give a full rotation. But then when it comes to servo motors, they give slower and controlled rotation for a fixed angle. Like what to say, if you want to rotate the ailerons by 30 degrees, it will be giving you a correct angle. Like it will give you a fixed amount of rotation. So that is the function of servo motors. We have to use different codes for that, na? Yeah, sorry? We have to use different codes for rotating a particular angle. I mean, yeah, wait, I didn't understand your question. Means कोड करना पड़ेगा ना उसके लिए पहले कि कितने एंगल पे रोटेट करना है. That you have to code. I mean, you will be operating that through your transmitter, right? Like you'll be operating your servo motors through your transmitter receiver. That is why we will be operating, right? It's an RC plane. So that one, yeah, we can do accordingly. So does you will teach us that codes? Yeah, you'll be learning about that in the upcoming sessions also. This is the first workshop, right? So you'll be just looking at the anatomy of the plane. So that's it. Okay. Yeah, okay. So now you have the transmitter receiver pair. So as you can see in the receiver, there are many channels here. Like here, there are about 7 to 8 channels. And each channels, like they have their own functionalities. Like one channel will be for will be connected to the ailerons, like one will be connected to the rudder, and yeah, so and so. And then here, if you can see the transmitter, you have 2 joysticks kept here. So it is to adjust the throttle and then control your control surfaces like rudder, aileron, and elevator. And yeah, that is about the transmitter receiver pair. And then you have rudder trim and aileron trim. So this is basically used when you have to position the control surfaces permanently. Like for example, say you store the fuel in the wings, right? So if एक wing में fuel खत्म हो जाए तो वो एक side में tilt करेगा ना, वो tilt वो avoid करने के लिए आप ailerons को एक position में permanently fixed रखेंगे. वो करने के लिए हम ट्रिम को यूज करते हैं, ये एलरॉन ट्रिम और रडर ट्रिम को यूज करते हैं. So I mean, is it clear for you, like the function of trim? So why don't we put that fuel in between the center? Which one? It will not the joystick or the trim, the control thing, or the trim? The fuels. Oh, like fuel in the center, like in the fuselage. Yes. देखो that will depend. जैसे for example in conventional airlines, commercial airline में that space is reserved for passengers and luggage. And today in the modern world there are systems which can equally draw fuel from both the wings. This is just an example of the uses of trims. And also the main disadvantage of storing fuel in the fuselage is that, see, when the weight of the fuselage will increase, and then your wing will have to hold the whole plane. Like your wing is also, I mean, it will also be not that strong. I mean, you can understand. Like it can't hold the whole weight of the plane. Like everything is there on the fuselage, like all your payload and fuel. If the fuel is also in the fuselage, then the capacity of the wing will be doubled. So that is why. I mean, did you understand my point? Yes. Yeah, otherwise the wing will be broken. Like the load is more on the fuselage alone. That is why to distribute the weight, you store fuel in the wings. That is, yeah. And then here, as you can remember from the previous slide, the ESCs, they are directly connected to the motors, and they are used to, the main function of ESC is to control the RPM of the motor. Like
to adjust the thrust, and when I say thrust, it means to adjust the current flow. So basically, ESCs control the current flow to the motor. Like thrust को कितना thrust चाहिए वो सब ESC देखता है. And then battery supplies energy. And then yeah, here you can see the receiver channels like the throttle, ailerons, elevator, and all. Like yeah, they are connected to the channels. Receiver is mounted on the aircraft. And in here you can see servos and then elevons. Elevon is a combination of aileron and elevator. थोड़ा can you do the previous slide, Didi? Yeah, then that slide, can you please make us understand that wiring? Yeah, sure. See, the ESCs are directly connected to the motors, and then ESC का function ये है कि propeller RPM, motor RPM को control करना. ये thrust कितना चाहिए? Thrust वो current flow पे depend करता है, and yeah, the ESC का काम ये है कि वो current flow को control करे, and that is about ESCs. And then yeah, wiring के बारे में तुम बाद में पढ़ोगे. Generally, coreless motors are AC, right? Huh? Generally, coreless motors are AC, right? But here we are using brushless motors only. Okay. Yeah. Okay, these brushless motors are AC or DC? No, it's DC. BLDC motors. Brushless okay. DC motors. अच्छा दीदी, यूजिंग द ट्रांसमिशन एंड रिसीवर, क्या हम लोग अपने खुद की मर्जी के अकॉर्डिंग कितना भी डिस्टेंस तक मतलब कवर कर सकता है ट्रांसमिशन एंड रिसीवर? You can cover, but then see to it that the battery should not run out of energy. तुम कवर कर सकते हो, but बैटरी में भी एनर्जी रहने चाहिए. In that 6-channel RX, it is that remote control that we were talking in the previous slide. Is that there? वो ट्रांसमिट ये रिसीवर है. इसको हम ये छोटा सा बॉक्स ये रिसीवर. ये the different channels. You can see the different channels. Yeah, those are the channels. Okay. Yeah, you're clear till circuit diagram? Yeah, quite. Yes, clear. Okay. And now we have the building materials, like the fabrication part. Here, this slide is self-explanatory. Like you have the balsa wood, coroplast, Depron, styrofoam. Coroplast is basically like 2 plastic sheets, and it's very lightweight and then cheap also, easy to use. It's easy to shape as well. And then styrofoam is basically a thick thermocol, and this is also very lightweight and easy to use. And then here you can see Depron. Depron ये coroplast और styrofoam का combination होता है, Depron. And then you have balsa wood. Yeah, the balsa wood is just normal wood that you use for making planes and all. ये बहुत तो थोड़ा costly होता है. Steve, we use balsa wood for making planes. What? We use balsa wood for making planes. Yeah. It's very lightweight. दीदी यहाँ पे कोरोप्लास्ट हम लोग का क्या हुआ? प्लास्टिक? Yeah, it's basically ये just plastic होता है. ये 2 plastic sheets attached. I mean, not exactly plastic, kind of like plastic materials. Yeah. Okay. Lightweight material. Yeah, that's about it. And then after you have ये plane को बनाने के बाद, ये fabrication सारा procedure होने के बाद, you have to test whether your plane is ready to fly or not. So for that we have 2 tests, roll test and then CG test. Roll test क्या होता है? आप एक finger को nose में place करते हो और you keep another finger at the rear end of the plane. So, okay, एक finger nose पे and then एक finger rear end पे. And वो tail के end है ना, वो the lower part, उस पे आप place करते हो, and you will test whether it slides either way. वो slide नहीं होने चाहिए, वो ऐसा like वो stable होने, balanced होने चाहिए. जब आप fingers रखते हो
वो balanced दिखने चाहिए. That is roll test. And then the second test is CG test. Suppose you have to place your finger at the CG. Let's say the CG position is 20 centimeters from your nose. आप आपका fingers को वहाँ place करके you will test whether it moves for front or back. You can either place your finger or you can place it over a stick, and you have to test whether it moves front or back. वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप वेट्स ऐड करो, लाइक पेबल्स. यू ऐड वेट्स टू द नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट. लाइक थोड़ा थोड़ा वेट्स ऐड करो वो बैलेंस करने के लिए. या लाइक दिस इज अबाउट रोल टेस्ट एंड सीजी टेस्ट. एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? मैम कैन यू टेक द रोल टेस्ट? रोल टेस्ट आप एक फिंगर को आप बुक को लाइक ऐसा रोटेट करते हो ना, लाइक ऐसा ही है रोल टेस्ट. एक फिंगर नोज पे रखो और एक फिंगर रियर एंड में रखो. लाइक वो रियर एंड ऐसे वहां पे रखकर आप चेक करो कि वो स्लाइड कर रहा है या नहीं. वो दूसरी टिल्ट, लाइक वो इधर वेस्ट टिल्ट नहीं होना चाहिए, वो बैलेंस्ड रहनी चाहिए. ओके, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. हाँ, लाइक या करेक्ट, बैलेंस्ड होना चाहिए. And then after you have done all your tests, it's time to fly. So यहाँ आप देख रहे हो ना, like D वाला पार्ट, वो पार्ट में फ्लाई करना चाहिए. ये A वाला पार्ट मतलब A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, वो ऐसे फ्लाई किया तो वो गलत है. ये D वाला पार्ट ही करेक्ट पार्ट है आपका ग्लाइडर का. A, B and C part are actually wrong, and it has to fly in the D path only. That is the desirable behavior, as you can see from the diagram. This slide is clear for you? दीदी A वाला पार्ट क्यों रॉन्ग है? CG बहुत फॉरवर्ड होंगे A वाला पार्ट में, वो अच्छा नहीं है. D पार्ट ही हमारा डिजायरेबल बिहेवियर है. ये पार्ट इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो इनिशियली इतना ज्यादा एंगल ऑफ अटैक ले रहा है कि स्टॉल कर जाएगा प्लेन. Okay, so there would be no lift at all. Stall, you can say कि अगर कोई angle of attack बढ़ रहा है airfoil या wing का, so there is flow separation which is happening over the wing. वो flow separations की वजह से तुम्हारा lift जो है वो नीचे की तरफ act करने लगता है. So it opposes जो wing तुम्हारा lift produce कर रहा था अभी तक, higher angle of attack में it produces negative lift. Okay, so that phenomena is called stall. फ्लो सेपरेशन का फिनोमेना है. प्योर फ्लूइड डायनामिक्स तुम लोग आगे देखोगे. इसको थोड़ा डिटेल में देखना है तो यू कैन स्टडी आवर मटेरियल एज वेल, जो हम लोग तुमको वर्कशॉप्स के बाद दे देंगे कि व्हाई द फ्लो सेपरेट्स एंड व्हाई देयर इज नेगेटिव लिफ्ट एट हायर एंगल ऑफ अटैक. ये बी में व्हाट इज हैपनिंग इन दिस बी? इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन. न्यूट्रल स्टेबिलिटी. इसमें तुम अगर फेंकोगे तो ना वो ऊपर एंगल ऑफ अटैक पे उठेगा ना वो डाइव करेगा नीचे. सो देयर वुड बी नो टॉर्क. देयर वुड बी नो टॉर्क. भैया सिंपल जो तुम्हारा डाउन एलिवेटर पल्स क्या होता है? वापस पूछना. डाउन एलिवेटर पल्स क्या होता है यहाँ पे? भैया वो डाउन एलिवेटर पल्स के बारे में पूछ रहा है. वो बेसिकली एलिवेटर तुम्हारा न्यूट्रल मोड पे अभी, दैट्स व्हाई वहाँ से छोड़ रहे हैं हम प्लेन को. एलिवेटर ना हम ऊपर कर रहे हैं ना नीचे कर रहे हैं. ओके हाँ भैया एक बार इसको ना एक्सप्लेन कर दीजिए, जो फिगर में लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है. कुछ मतलब वर्ड्स हैं. Sure, Lata, go ahead. Yeah, like your CG and your center of pressure should coincide, or otherwise your center of pressure should be a little lower than your CG point. Okay. Otherwise, like if it is placed this way, you will get your path of the plane in the D path, like the desirable path you will get.
Otherwise, if the center of gravity is way far ahead, then it will start stalling, like right, the nose will be heavily up, so that is not what we want. Okay, and then otherwise it will be otherwise, if it does not reach the the set 2 points, it will move in the B path or the C path. Is it clear? Yes, it's clear, but I want to know that what is slow trimmed glide, negative stability and positive stability, and this. Okay, positive stability is basically you know what is stall, like the nose is heavily up, like it's like difficult to control the plane. That condition is called stall. Okay, like you can see in the A path, like the plane is like it's moving forward only. I mean, there's no sign that it will attain stability. Can you see that? It is stalling. Yeah. Basically, अगर aircraft का tendency ऊपर उठने का, that is called positive stability. If it moves down, अगर tendency नीचे जाने का, तो it is negative. Simple. Cool. And slow trimmed glide. Slow trim glide, तुम just को light push दे रहे हो. It is trimmed. Trimmed मतलब तुम्हारा net torque 0 है. That's why we call it trim. Okay.